गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पॉलिटी का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किया जाएगा, जो कि कुछ एमसीक्यूज इसके पहले के बचे हुए थे। ठीक है, आर्टिकल्स, शेड्यूल। ठीक, तो मेनली आर्टिकल से कुछ एमसीक्यूज बचे रह गए थे। हम लोगों ने 55 एमसीक्यूज किया था पॉलिटी का इसके पहले के वीडियो में। ठीक, और अब हम लोग इसके आगे जो बचे हुए एमसीक्यूज हैं आर्टिकल से, उसको हम लोग देखा जाएगा। ठीक, मैंने कहा था बच्चों कि 3 दिन की क्लास ज्योग्राफी की जब होगी तो फिर जो 4th डे होगा वहां से मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यूज। ठीक है, बट कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर एमसीक्यूज खत्म करा दीजिए पॉलिटी का, उसके बाद कंटिन्यू जो है ज्योग्राफी आप चलाइए। तो देखो बच्चों, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, कुछ हम लोग को अपनी भी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सिस्टम एक ठीक है कि 3 दिन ज्योग्राफी चल रहा है और 1 दिन पॉलिटी। ठीक, मगर आपका कॉल आया तो आपकी बात का, ठीक है, आपकी बात को यहाँ पे रखा गया, माना गया कि ठीक है चलो पॉलिटी का एमसीक्यूज जो है वो करा देते हैं। ठीक है, मगर डिसाइड हम ही लोग को करने दिया करिए, ठीक है, कि कब किस समय क्या चले। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग का जो अनुभव है वो लगभग एक आपको सही दिशा में लेके जाएगा। समझ रहे हैं? आप अपनी सुविधा अनुसार अगर चीज़ों को चाहेंगे तो वहाँ फिर दिक्कत होगी। समझ रहे हो? और मैंने हमेशा बोला है कि कंफर्ट जोन बच्चों सिलेक्शन के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अगर हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो फिर सिलेक्शन जो है ना हमसे दूर होता चला जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बात है। खैर, आपने जो बातें कही, ठीक है, आपकी बातों का सम्मान किया गया और एमसीक्यू जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने बोला, जिन बच्चों ने कॉल किया कि हाँ सर स्टार्ट करिए उसको, तो मैं ठीक है बच्चे, मैंने आपकी बात मानी और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे बच्चों। करीब हमने 55 कवर किया था आर्टिकल। ठीक, अब हम लोग 56 से नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? ठीक, अब यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, इसको ऐसे आसान शब्द में अगर हम कहें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो विभिन्न विभिन्न जो राज्य हैं, ठीक है, उनको उनको राज्यसभा में कितना सीट प्राप्त हुआ है, इसका अगर नॉलेज रखना है या इसको जानना है तो हमको कौन सी अनुसूची देखनी होगी? तो बच्चों हम लोग को देखनी होगी अनुसूची 4। ठीक ना? तो यहाँ हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध यानी कि संविदाएं एवं वाद, ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से संबंधित है? ठीक, तो अब इसमें भाग पूछा है बच्चों, तो याद रखना भाग क्या होगा? भाग होगा 12। ठीक है, भाग 12। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का कि कौन सा भाग यानी कौन सा पार्ट वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी अनुबंध और वाद से संबंधित है? ठीक, तो मतलब ये जैसे बच्चों देखो, केंद्र का व्यापार हो गया, राज्य का व्यापार हो गया। ठीक, केंद्र की संपत्ति, राज्य की संपत्ति। ठीक, संपत्ति का अधिकार मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 300A में चला गया है। तो ये 300A किस भाग में चला गया है? तो भाग 12 में चला गया है। तो इस टाइप संपत्ति से संबंधित कोई अगर बात है तो अब देखो, इसका डिफिनेशन तो बच्चों बहुत लंबा है, ठीक ठाक मुझे समय लग जाएगा उसको पूरा समझाने बताने में। बस शॉर्ट में अगर हम लोग एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझें तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, इनकी संपत्ति, ठीक है, इनका व्यापार क्या है, कैसे है, संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ है, ठीक, इन सारी बातों का उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलेगा? संविधान के भाग 12 में। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हुआ? ए। ठीक, और मैंने बच्चों बोला हुआ है कि जितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज में जितने करा रहा हूं 1 to ऑल, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, एमटीएस, इस टाइप के एग्जाम में, ठीक है, यूपीपी, इस टाइप के एग्जाम में बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है। टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और
हमेशा याद रखो, एक बात बच्चों हमेशा याद रखो, रिपीटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने चाहिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन की एक बुराई ये है कि लगभग हर बच्चे जो जो ठीक ठाक कंपटीटर है वो रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर पढ़ता है, ठीक ना, जरूर पढ़ता है, और वो जरूर के साथ साथ एक बार नहीं, करीब करीब 4 से 5 बार पढ़ता है। तो वो बच्चे जो 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप गलत करके आ रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना जो है वो लाजमी है, समझ रहे हो। तो ये बात है, ठीक। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, यहाँ आंसर हो गया भाग 12, ठीक है, भाग 12। अच्छा आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था। ठीक है बच्चों, किस वर्ष अपनाया था। अब यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे सन पूछ रहा है, ठीक ना, अब यहाँ पे सन पूछ रहा है कि किस वर्ष इसको अपनाया था। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो रहा है, आंसर हमारा हो रहा है 1949, ठीक ना, 1949 यानी कि ऑप्शन बी। अब समझना जरा, अनुच्छेद 370 जो है और 35A जिस समय ये हटा, आर्टिकल 370 35A, तो उस समय करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रासंगिकता बनी हुई थी, परंतु अब इस समय इसकी प्रासंगिकता ना के बराबर है। कब इसकी प्रासंगिकता फिर से बढ़ जाएगी, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन जब हो जाएगा, ठीक है, पुनः जो है वहां पे विधानमंडल जब स्थापित हो जाएगा तो फिर एक बार चर्चा में आ जाएगा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A। तो जब चर्चा में आएगा तो वहां बच्चों हम लोग उस समय देखा जाएगा, ठीक है। मैं अलग से क्लास लूंगा 370 का, ठीक है, और जितने क्वेश्चन बनने हैं वहां से वो सारी बात बच्चों मैं बताऊंगा। अभी बता देने का कोई मतलब नहीं है, क्या पता अभी अच्छा खासा लंबा समय लग जाए वहां पे विधानमंडल स्थापित होने में। मान लो अगर आपसे 2 साल लग गए तो फिर क्वेश्चन तो अभी बनना नहीं है। तो इस वजह से हम इसकी चर्चा यहाँ ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक, अलग से इसको देखा जाएगा, करीब करीब 40-45 मिनट की एक क्लास होगी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, बी, ठीक है, बी। आगे देखें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। तो कोई इसमें शक नहीं है बच्चों, अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक, राज्यपाल हो सकता है। तो ये बात मैं बच्चों राज्यपाल के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत कोई कठिन प्रश्न नहीं है, आर्टिकल 153 आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बेहद इजी, ये भी मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया हुआ है। अब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है, समझ रहे हो बच्चों, यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमने उसमें ये जाना था कि कुल 4 पदाधिकारी 4 ऑफिसर्स जो हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना होता है। तो मैंने उसमें मैं बताया था कि ये एक प्रश्न भी बन चुका है पेट के एग्जाम में कि कुल कितने पदाधिकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कुल 4 पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी और प्रधानमंत्री, ठीक। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, चारों ऑफिसर्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ आंसर क्या होने जा रहा है, अनुच्छेद 52, जिसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ठीक ना निर्देश देता है। तो अब बच्चों, अब इसको हम लोग देखें, ठीक है, इसको देखें तो ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया बच्चों नीति निर्देशक तत्व का, ठीक ना, नीति निर्देशक तत्व का। तो अब यहाँ बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, नीति निर्देशक तत्व का ये पार्ट है। तो बेहद आसान तरीके से बच्चों देखो ये सॉल्व हो जाएगा। जब मैंने कह दिया कि नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है तो बात समझ में आ गई कि ये डीपीएसपी किस भाग में है, तो भाग
4 में है, और आर्टिकल इसका कहाँ से कहाँ तक है, 36 से है 51 तक, 51 तक। तो अगर ये नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अब ऑप्शन के अनुसार तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक, कैसे निकाल सकते हो, 36 से स्टार्ट हो रहा है नीति निर्देशक तत्व, जबकि ये देखो 29, 27, 33 ये सब किस में आ गए, ये तीनों आ गए फंडामेंटल राइट में। ठीक ना, फंडामेंटल राइट में। तो ओवरऑल बचा कौन, ऑप्शन बी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, अनुच्छेद 39। ठीक है, जब बच्चों देखो क्वेश्चन थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो तो हमेशा याद रखो कि एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक ना, एलिमिनेशन मेथड। मान लो अगर तुमको नहीं पता होता ये, तो अब एलिमिनेशन मेथड कैसे प्रयोग करोगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि पहले वो काट दो जो नहीं होगा। ठीक ना, पहले वो काटो जो ना हो। तो अब जो नहीं होगा तो इसको अगर हम छोड़ दें तो हम लोग इतना तो पता होना चाहिए। एकदम से नॉलेज अगर जीरो है तब एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो, नॉलेज तो होना चाहिए। ये कह दो कि जीरो नॉलेज लेके या बहुत मिनिमम नॉलेज लेके एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर लें, ये मुश्किल बात है। तो नॉलेज तो होना चाहिए। तो अब नॉलेज में क्या है, ये बात पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 29 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। ठीक है, 27 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, और 33 जो है उसमें भी मौलिक अधिकार का जिक्र है। तो ये कैसे बता पाएंगे हम कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र। और इस टाइप का ये जो बात है, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का कौन, राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो राज्य प्रयास करेगा। तो हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व में ये बात बार बार पढ़ी है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए ऐसा काम करेगा, वैसा काम करेगा। तो राज्य शब्द देख के ये बात समझ में आ जाएगी कि ये तो सर नीति निर्देशक तत्व का पॉइंट है। तो अब नीति निर्देशक तत्व की स्टार्टिंग 36 से 51, तो आंसर क्या हो गया 39। क्लियर। चलो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद एक संवैधानिक पद है। ठीक है, संवैधानिक पद है। तो अब कौन सा पद एक संवैधानिक पद है, अब यहां बच्चों हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो संवैधानिक पद होने का मतलब क्या है, तो ये बात जानना जरूरी है। तो संवैधानिक पद होने का मतलब ये होता है कि वो पद संवैधानिक पद का मतलब वो पद जिसका जिक्र संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में है। तो अब इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। सॉलिसिटर जनरल, ठीक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नहीं, अस्थायी परामर्शदाता अतिरिक्त नहीं। तो किसका जिक्र है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बता रखा है मैंने आर्टिकल 76। तो यहाँ तो दिया ही है साफ साफ, 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक पद है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, भारत का महान्यायवादी। ठीक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। ठीक ना, राज्य के विषय। अब जो है कौन से विषय में पुलिस जो है, ठीक है, कौन से विषय में पुलिस आएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों से बच्चों पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन से विषय। तो अब देखो, तो हम लोग के सामने ठीक है, तो जैसे विषय में अनुसूची देखो। ठीक है, अनुसूची में 7वीं अनुसूची, ठीक ना, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में तीन अनुसूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अब जो है ये पुलिस व्यवस्था, ठीक है, ये किस में आता है, क्या केंद्र में आता है, क्या राज्य में आता है, कि समवर्ती में आता है। तो ये किस में आता है, राज्य में आता है। तो ये है शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में है, अनुसूची 7 में है। ठीक है, तो यहां बच्चों आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है, और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के
कम करने के लिए आदेश या कम करने का आदेश देता है। ठीक है, तो अब इसको अगर देखना है तो यहाँ बच्चों बेहद आसान बात है। मैंने राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मैंने आर्टिकल 123 पढ़ाया हुआ है, आर्टिकल 61 पढ़ाया हुआ है। हालांकि पढ़ाया तो आर्टिकल बहुत है, मगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। और फिर आर्टिकल मैंने पढ़ाया हुआ है 72, ठीक ना, 72। और 72 क्या था? 72 यही दया याचिका या क्षमादान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? 72। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72। ठीक है, चलो। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का, ठीक है, कर्तव्यों का और शक्तियों का उल्लेख करता है? ठीक है, उल्लेख करता है। अब CAG पढ़ा चुका हूं मैं ये चैप्टर बच्चों। CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक, अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। और इसमें महालेखा परीक्षक का जो ड्यूटी है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका डिटेल हमको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 149 में। तो इस तरह से, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक ना, ऑप्शन बी। यहाँ भी बच्चों एलिमिनेशन मेथड देखो यहाँ भी लगा सकते हो। जब भी कुछ कठिन आर्टिकल आए तो एक साधारण जानकारी, साधारण क्या हम कह ले, मध्यम जानकारी अगर हमारे पास है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एलिमिनेशन मेथड देख लो, इसमें क्या लग जाएगा? एलिमिनेशन मेथड देखो बच्चों क्या लग जाएगा? सिंपल बात, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब शब्द यूज कर लिया तो फिर टेंशन क्या है? यही तो ध्यान रखना है। क्यों मैं हर चैप्टर में मैं क्यों संविधान का पार्ट और उसका आर्टिकल यहां से यहां तक होगा, ये बात बच्चों मैं क्यों बताता हूं? मैं चाहे ऑफलाइन की क्लास हो चाहे ऑनलाइन की क्लास, हर क्लास में लगभग मैं ये बात बताता हूं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक, तो एग्जामिनर भी एक बात जानता है कि यार बच्चों को एक एक आर्टिकल नहीं रटे होंगे, तो वो आप कितने शार्प माइंड के हैं वो ये चेक करना चाहता है। समझ रहे हो? तो शार्प माइंड होना मतलब क्या? यही तो है, लॉजिक तो लगाना है बस। क्या 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो? आंसर जो है ये तीनों नहीं हो सकते हैं, तो बचा कौन? अनुच्छेद 149। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा लोकसभा को भारत के संविधान के, ठीक है, अब कह रहा है किस अनुच्छेद में रेखांकित किया गया है? ठीक ना, यानी कि किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है। ठीक है, उल्लेखित है। तो अभी अनुच्छेद जो इसका होगा वो होगा 330। तो अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST। तो SC ST के सीटों का जो आरक्षण है, ठीक है, कहां? लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये रेखांकित है बताया गया है? तो इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 330 है। ठीक है, 330। अब अनुच्छेद का मैटर है, तो यहां मैं बच्चों 3 अनुच्छेद दे रहा हूं। ठीक है, होमवर्क देने का बच्चों रीजन क्या होता है? होमवर्क देने का रीजन ये होता है कि ये मुझे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। ठीक ना, कितने एक्टिव आप हैं। तो ये 3 आर्टिकल 330 तो क्लियर हो गया, परंतु 31, 32, 33 यानी कि 331, 332, 333 ये किन बातों से संबंधित हैं? किस बात का जिक्र है इन तीनों में? मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना। ठीक है, और जब मैं कहता हूं, क्वेश्चन देता हूं, तो मैं देखता हूं पर्टिकुलर 2 से 4 या 5 बच्चे तक, मैक्सिमम 5 से 6 बच्चे तक, ठीक है, आंसर देते हैं।
क्या बाकी लोग को पेपर नहीं देना है? बाकी लोग को पेपर नहीं देना है क्या? या वो 5 या 6 7 बच्चे जो आंसर देते हैं रेगुलर, ठीक है, उनका कमेंट्स भी आता रहता है, तो क्या वही बच्चे पेपर देंगे तो आप बाकी सबका भी निकल जाएगा जेई? ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को पता होना चाहिए कि पेड कोर्स में आपका टेक्निकल जो है ना उसका फीस लिया गया है, नॉन टेक्निकल का कोई चार्ज नहीं लिया गया बच्चों। और तो पेड कोर्स वाले बच्चों को पीडीएफ वगैरह जो है वो सब फ्री में उपलब्ध है। तो अगर तो क्या क्या ऐसा है क्या कि मतलब फ्री में है तो उसकी कदर नहीं है? और ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। आप लोग ऑलरेडी देखना किसी ग्रुप में अगर होगे, कोचिंग के किसी ग्रुप में या ऐसे ही किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होगे, उसमें आते होंगे जो है मैटर, मगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उस मैटर को कोई देखता नहीं हो। ऐसे बस एक बार हल्का सा देखा फिर हटा देते हैं, फिर बाकी दोस्त यार क्या बोले हैं उसमें आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है जब कोई चीज़ हम लोग को फ्री में मिलती है ना तो हम लोग लगता है कि बेकार है, कदर मतलब उसकी कदर नहीं समझ पाते हैं। समझ रहे हो? तो बच्चों अगर होमवर्क दिया जाता है तो आप उसको देखा करिए, उसका आंसर दिया करिए। वो अलग बात है, आपको आ रहा है, तीनों पता है, फिर भी आपको चुप नहीं रहना, आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना, बताना है। ये नहीं कि शांत होके बैठे रह जाएं आते हुए भी, ठीक। अब देखोगे नॉलेज हो जाएगा, या नहीं पता है तो पता चल जाएगा। तो ये बताओ मैंने अगर होमवर्क दिया है तो कुछ सोच के दिया है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये आगे मैं कराऊंगा इसको, परंतु मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि अभी कौन बताता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे, तो तीनों का आप आंसर देने का प्रयास करना, ठीक है। मैंने कह दिया, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। चलो खैर, तो यहाँ आंसर हो गया 330, ठीक। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद, अब कौन सा अनुच्छेद, चलो देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक भाषा होगी, आधिकारिक भाषा होगा, ठीक। अब इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, ठीक। तो संविधान का भाग क्या हो गया, आर्टिकल 348, ठीक ना, 348। ये जो 348 है, समझ रहे हो, इसमें बच्चों जो उच्च न्यायालयों की जो कामकाज की भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी में है। सुप्रीम कोर्ट की भी भाषा कामकाज की क्या है, अंग्रेजी में। समझ रहे हो ना? हमारे न्यायालयों की कामकाज की जो भाषा होती है वो उसका लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश होता है, ठीक है। चलो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के, यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यानी उसको लागू कराने के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है, ठीक, पुष्टि करता है। अब इसमें दे दिया है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 21, ठीक, 21। इसको मैं जान रहा हूं अभी ये जो है कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। शब्द परेशान करेंगे, परंतु बस थोड़ा सा भी मैं क्लियर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखो आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा सा बस घुमा दिया है। देखो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्राप्त, प्रदत्त मतलब प्राप्त, राइट अधिकार के इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। यानी कि हमारा मौलिक अधिकार अगर छीना गया है, ठीक, तो हम किस अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो मैंने बच्चों बताया हुआ है साफ साफ, अनुच्छेद 226 जो है उसके तहत हाई कोर्ट जाते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और इन दोनों अनुच्छेदों के तहत क्या होता है, रिट जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। और रिट मतलब क्या है, एक आदेश, ठीक ना। तो अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत 5 प्रकार के रिट क्या होते हैं, जारी होते हैं। तो मैंने बच्चों बताया है कि वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है।
ये इतनी बात मैंने बता रखा है और पांचों को मैंने पूरा समझा रखा है कि किस किस कंडीशन में ये 5 रिट में से कौन सी रिट जारी होगी। ठीक, कौन से फंडामेंटल राइट छीने जाएंगे तो ये रिट जारी होगी। ठीक है, मैंडेमस जारी होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होगा, ये बात मैंने बता रखा है अपने वीडियो में। तो जाके अनुच्छेद 32 वाला पॉइंट देख लेना बच्चों, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद, अब अनुच्छेद जो है यहाँ पे बच्चों क्या किया है, अनुच्छेद गायब कर दिया है। ठीक ना, अनुच्छेद गायब कर दिया, तो अभी वही अनुच्छेद पूछ रहा है के तहत केरल में शासन किया। ठीक, 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन किया। ठीक है, केरल में शासन किया। अब बच्चों यहाँ समझना, केरल में शासन किया इसका मतलब क्या है, केरल में शासन किया का मतलब यह है कि केरल में संवैधानिक तंत्र हो गया विफल। ठीक है, विफल। अब संवैधानिक तंत्र हुआ विफल, ठीक है, तो अब संवैधानिक तंत्र विफल में क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल में यह भी होता है कि राज्य की जो सरकार है बहुमत अगर अपना खो दी तो राज्य की सरकार क्या होती है, गिर जाती है। और जब तक इलेक्शन हो कि नई सरकार यानी नया मुख्यमंत्री जब तक नहीं आ जाता है तब तक उस राज्य में लगा रहता है क्या, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। तो ये प्रेसिडेंट रूल जो है जब रहेगा तो प्रेसिडेंट अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहां पे शासन करता है, तभी तो बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति बैठा हुआ है अपने बंगले में रायसीना हिल्स में, ठीक ना, राष्ट्रपति भवन बैठा हुआ है, परंतु वहां का शासन, केरल का शासन कौन चला रहा है, राज्यपाल चला रहा है। अब राज्यपाल चला रहा है तो वो किसका प्रतिनिधि बन के चला रहा है, तो प्रतिनिधि बन के चला रहा है किसका, राष्ट्रपति का। तो क्यों दे रखा है यहाँ, केंद्र सरकार ने शासन किया तो राष्ट्रपति कोई भी कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार करता है, अन्यथा नहीं करता है। ये बात मैं बता चुका हूं। ठीक, मैं आर्टिकल 53 भी बताया हूं और आर्टिकल 74 भी बताया हूं अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में। क्या है 53, क्या है 74, ये बच्चों जाके वीडियो देखो। इतना टाइम अब नहीं है, ठीक है, कि मैं उन बातों को फिर से रिपीट कर पाऊं। तो इस स्थिति में केंद्र सरकार मतलब वही प्रधानमंत्री। ठीक है, तो माना क्या जाता है, माना यह जाता है कि राष्ट्रपति शासन कर रहा है, परंतु ना, वो रियलिटी में राष्ट्रपति शासन नहीं कर रहा होता है, वो मेनली शासन कर रहा होता है केंद्र सरकार, यानी प्राइम मिनिस्टर, उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका शासन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो गया 356। भारत के संविधान के दिए गए किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है, निम्न का वर्णन, अच्छा किस चीज का वर्णन, राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार अपने कार्यों का क्या करेगा, अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, यानी कि अपने कार्यों को पूर्ण करेगा। अब देखो बच्चों, अब बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है ये क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, आर्टिकल 53 जाओ देख लो और आर्टिकल 74 जाओ देख लो। ठीक, तो 53 में क्या कहा गया है, 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्य अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। 74 में क्या कहा गया है, 74 में ये बताया गया है कि वो अधीनस्थ प्राधिकारी कौन होंगे, तो वही मंत्रिपरिषद होगा और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक, तो यहाँ आंसर क्या हो गया, आर्टिकल 74, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, 71, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें बच्चों कोई कठिनाई नहीं, संगठन से संबंधित है। फिर एलिमिनेशन मेथड, कैसे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो भारत का कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी हो गया, तो फिर वही एलिमिनेशन मेथड अपनाना है कि आर्टिकल 36 से 51 तक। तो जरा देखें 36 से 51 में कितने आर्टिकल आ रहे हैं, 84 आ रहा है, 51 से ऊपर हो गया नहीं आ रहा है, 29 आ रहा है, 36 से पहले हो जा रहा है नहीं आ रहा है, 92 51 से ज्यादा हो गया,
अच्छा 48 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? डी। समझ रहे हो? डी। चल आगे चलते हैं। भारत के संविधान के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अब बच्चों ये क्लियर है कि पूरा पूरा ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड प्रयोग करें तो 36 से 51, सॉरी 12 से 35, ठीक, तो 10 तो हटा दो, मगर बाकी के तो आ जाएंगे, बाकी के आ जाएंगे। परंतु यहां क्या कह रहा है? यहां समानता की बात कर रहा है बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा पैटर्न को समझने की जरूरत है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ठीक है, तो ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात जो है बोली गई है, किस अनुच्छेद में बोली गई है? ठीक, तो अब अनुच्छेद हमारा यहाँ क्या होगा? तो हमको मालूम है कि बच्चों 14 से 18 तक यहाँ समानता की बात हो रही है कि भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो इक्वलिटी होगी। तो इक्वलिटी का हमको डिटेल कहाँ मिलता है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो 14 से 18, तो देख लें 14 से 18 में कौन आएगा? तो 14 से 18 में आ जाएगा अनुच्छेद 15। हो गया आंसर। बात समझ रहे हो? तुम लोग को बच्चों लग रहा होगा कि सर आपके लिए ये बेहद आसान बात है, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे आप आज पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी किसी समय में ऐसे पढ़ा हूँ, मुझे भी हमारे सर ने, ठीक है, बताया कि ऐसे ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। तो धीरे धीरे मैंने भी सीखा और जाना। तो आज आपका नंबर है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप आज इस चीज़ को समझिए, सीखिए और ये आपके काम आएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 73, ठीक ना, 73। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? ठीक है, तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक। अब ये कौन सा अनुच्छेद है? सिंपल बात बच्चों, सिंपल बात, ये वही अनुच्छेद है जिसमें मैंने बताया फंडामेंटल राइट में क्या, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा और अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये बात हमने कहाँ देखा था? ये बात हम लोगों ने देखा था बच्चों अनुच्छेद 19 में, सॉरी 20 में, ठीक ना, अनुच्छेद 20 में। तो ये थोड़ा अब ऑप्शन यहाँ एलिमिनेशन मेथड जो है ना बच्चों, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा यहाँ काम आना, ठीक है, इसका काम आना बहुत कम हो गया, चांसेस का कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो गई है, और स्वतंत्रता के अधिकार में हम देखें तो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। तो ये तीनों अनुच्छेद तो आ गए स्वतंत्रता में, बस इसी को तो एलिमिनेट कर पाओगे, बाकी को तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ होगा अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20। चल अब क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 60। कौन शपथ दिलाता है? तो बता रखा है मैंने बच्चों कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। और अगर ये नहीं है तो जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होगा, जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक ना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक। चल तो ये बात क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अंतर्गत राज्य
राष्ट्रीय महत्व तथा ऐतिहासिक 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 महत्व ऐतिहासिक महत्व के ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक स्थान तथा वस्तुओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि क्या करेगा, ये रक्षा करेगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो ये किस में आ गया, अब बच्चों ये भी आ गया नीति निर्देशक तत्व में, तो आर्टिकल 49, ठीक ना, 49 ध्यान रखना है, ठीक है। चल निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची, ठीक ना, यानी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो अब 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा पॉइंट आएगा, अब ये हम लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है। तो अब देखो 11वीं अनुसूची, इसमें कौन आएगा 11वीं सूची में, बड़े वन उत्पाद, स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस तथा कानून व्यवस्था नहीं, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा ये बड़े उद्योग, ठीक ना, बड़े उद्योग जो हैं ये आ जाएंगे 11वीं अनुसूची में, ठीक है। 11वीं अनुसूची, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल है, ठीक है। तो अब 6ठी अनुसूची का हम लोग को बच्चों बताना है राज्य कौन सा राज्य शामिल है, ठीक है। तो 6ठी अनुसूची में कौन शामिल हो गया, मिजोरम, ठीक मिजोरम। तो 6वीं अनुसूची के तहत मैंने इस पॉइंट को भी बच्चों बताया हुआ है, कहाँ बताया हुआ है, अनुसूचियों वाले चैप्टर में, ठीक ना, अनुसूची वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि 6वीं अनुसूची जो है इसमें 4 राज्य ऐसे हैं, 4 राज्य जिनके एडमिनिस्ट्रेशन का हमको उल्लेख मिलता है। वो 4 राज्य कौन है, ठीक, ये बात मैंने 6वीं में बताया हुआ है, ठीक है। तो 1 मिनट, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो रहा है बच्चों, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जाके वहां 6वीं अनुसूची देखना, बहुत ज्यादा जिक्र करने में हमारा ये एमसीक्यू जो है ना फिर बच्चों बचा रह जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे से ज्यादा जब हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है आप लोग को खुद ही, ठीक है। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, बताने की मुझे लगता है जरूरत ही नहीं है, फिर भी चलो। वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में है। सिंपल बात बच्चों, 352 से 360 तक बताया था, 52 राष्ट्रीय आपात, 56 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, आंसर हो गया 360, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है, अनुच्छेद 49 में, ठीक। तो अनुच्छेद 49 में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, अभी इसी में, ठीक है। चलो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। तो अध्यादेश का भी अभी थोड़ी देर पहले बच्चों जिक्र किया था, ठीक ना। अध्यादेश अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 213 राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। चलो ज्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, पढ़ा चुका हूं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में, ठीक है, अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया है, ठीक ना, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या है, 22। वर्तमान समय में मान्यता प्राप्त संविधान के अनुसार, ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में कितनी है, तो 22 में है, ठीक है, 22 में, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है बच्चों। तो
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। ठीक है, बताता है। तो अब सिंपल कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 51 में साफ साफ पढ़ाया है मैंने। ठीक है, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण बताया था। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक संस्थान व वस्तुओं का संरक्षण। ठीक, चलो आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से? ठीक ना, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 83 जो है, क्वेश्चन नंबर 83, अब इसमें देखो संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। ठीक, अब भाग 1, ठीक ना, भाग 1 उसमें मैंने बताया हुआ था, ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 2 मैंने बताया हुआ था, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद बताया था मैंने 3। ठीक ना, 3 2 के तहत क्या बताए थे? भारत के अंदर नए राज्य के प्रवेश, नए राज्य के प्रवेश। और 3 में क्या बताए थे? ठीक है, प्रवेश या स्थापना बताए थे, प्रवेश या स्थापना। और 3 में क्या बताए थे? 3 में बताए थे भारत के अंदर नए राज्य का निर्माण। ठीक ना, नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो ये वाला पॉइंट मैंने बताया था अनुच्छेद 3 के तहत। तो यहां देख ले, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? नो डाउट अनुच्छेद 110। क्या है धन विधेयक? जब मैंने पढ़ाया था बच्चों किसकी, अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य, उसमें मैं ये बात बता चुका हूं। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न समझना है, पैटर्न समझना है। 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका पैटर्न समझना है कि भारतीय संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक ना, अब देखो यहाँ पे स्वतंत्रता, देखो अगर कह दिया कि 6 मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, 6 मौलिक अधिकार, तब तो अब भाग 3 और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हो जाएगा। हालांकि मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 और 13 में किसी अधिकार की बात नहीं की गई है, समझ रहे हो, अधिकार की बात नहीं की गई। 32 में भी मौलिक अधिकार कोई प्राप्त नहीं है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो यानी कि हम देखें तो 14 से 35 और इसमें मैं 32 हटा दूं तो यहां तक। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों यहाँ पे 26, 31 ये दोनों। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों एसएससी सीजीएल का है। अब समझना कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता, यानी कि क्या कह दिया बेटा, ये स्वतंत्रता की बात कर लिया है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ए, समझ रहे हो, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ 1 2 3 4 5 6, एफ गायब है और जी भी है। एफ में क्या था, 19 का आर्टिकल 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज। ठीक है, एफ इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो अब ये नहीं है संपत्ति का अधिकार, अब ये नहीं है। तो यहाँ 6 मौलिक अधिकार 19 में प्राप्त है स्वतंत्रता के तहत। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, अनुच्छेद 3। ठीक ना, अनुच्छेद 3। यहाँ टिक सब पे लग गया है संवैधानिक चक्कर में। ठीक है, ठीक 19, ठीक ना। तो यहाँ पे अनुच्छेद हो गया 19 में ये 6 मौलिक अधिकार क्लॉज बना के ए बी सी डी ई, ठीक है, और जी यहां तक मिले हैं। क्लियर बच्चों, चल आगे चलते हैं। 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया गया है? तो यहाँ बच्चों कोई समस्या नहीं है। मैंने क्या बताया है, मैंने बताया अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा और ना ही उससे बेगारी कराई जाएगी, तथा मनुष्यों का क्रय विक्रय, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी जैसा अपराध जो है दंडनीय अपराध होगा। बता रखा है मैंने। तो आंसर क्या हो गया, बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध, आसान सा क्वेश्चन, अस्पृश्यता।
भारत के संविधान का भाग 8, ठीक है, भाग 8 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अब भाग 8 जो है ये बच्चों किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाता है केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है, प्रशासन से, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेशों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उससे संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या होता है? बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89, अब 89 को जरा देखें। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के सम्मेलन से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वो किस अनुच्छेद से हुआ है? तो किस अनुच्छेद से हुआ है? 338 से हुआ है। और क्लास बी, तो देखें जरा, 38 दो बार दिया है, हाँ ठीक है। 338 का क्लास यहाँ पे ए भी है, 338 का क्लास बी भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 338 का बी, ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। नोट्स देखना फंडामेंटल राइट का। भारत के संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? आसान क्वेश्चन है बच्चों, फिर वही बात, कहाँ? 148 से, ठीक है, 151, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। हाँ, भारत क्वेश्चन नंबर 92, अब क्वेश्चन नंबर 92 यानी 92, तो 92 क्या कह रहा है? भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी विषय के साथ गलत किया गया है? ठीक है, गलत किया गया है। तो देखते हैं इसको। यहाँ तो साफ साफ पहले ही हो गया, दूसरी अनुसूची ये गलत है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को उल्लेख, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची जो है ये गलत है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों से, ठीक है, प्रावधानों से संबंधित है? तो अब ये जो SC/ST का क्षेत्र है, ठीक है, उसके प्रशासन और नियंत्रण की बात कर रहा है कि ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद इसका क्या होगा? तो आर्टिकल 244 क्लास फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा हुआ 244 क्लास फर्स्ट, ठीक है। हालांकि ये SSC CGL का क्वेश्चन होने की वजह से, ठीक है, ये क्लास टाइप की चीजें बच्चों दे रही है, हाँ, मगर जो पेड वाले बच्चे जो हैं जेई वाले, उनसे भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हो ना। नॉन टेक जो है इतना इजी नहीं है जेई वाले बच्चों के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, यूपीपी का रहेगा तो उसमें ऐसे आने के चांसेस, यूपीपी पेट वगैरह जो एग्जाम है ना बच्चों, उसमें जो है आने के चांसेस ऐसे क्लास वाइज बहुत कम होते हैं चांस, ठीक है, ना के बराबर कह लो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रणाली, ठीक, तो अनुच्छेद 55, ठीक ना, अनुच्छेद 55। अब अंतर देखना, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या है? राष्ट्रपति का जो चुनाव का प्रणाली है, ठीक है, एकल अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ये अब ये क्या है बच्चों? ये जाने दो, मतों का मूल्य वगैरह जो है वो सब जो है इसी में शामिल होता है, इसको किनारे करो एकदम, बस ये बात थोड़ा सा रट लो, ठीक है, रट लो। आर्टिकल 55 और 54 क्या है? राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर हो गया ए। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो अभी पीछे ही पढ़े हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताएगा? 51A बताएगा, पढ़ चुके हो। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो 11वीं अनुसूची में। 12वीं में जो है किसका है? 12वीं में नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। मैं इसका भी जिक्र बच्चों कर दिया था, ठीक है, मैंने इसका भी जिक्र किया हुआ था, नगर पालिका संबंधित है।
ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हुआ है, ठीक है, इसके पहले जो है हम लोग इसको देखे थे, ठीक है, रिपीट हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। भाग 8, ठीक है, 99, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक ना। तो ये बच्चों कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द शामिल करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, ठीक है। 100वां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है, ठीक ना। तो कौन सा भाग जोड़ा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाग 9, ठीक ना, भाग 9। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है, भाग 9, और भाग 9 किससे संबंधित है, तो भाग 9 संबंधित है बच्चे पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब। हाँ, 101 भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है। तो ये भी आसान सी बात है, भाग 3। एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। अब एग्रीकल्चर जो है ये किस सूची में शामिल होगा, तो ये पॉइंट भी बच्चों में बताया हुआ हूँ, कृषि, पुलिस व्यवस्था, भूमि, ठीक ना, भूमि प्लस स्टाम्प शुल्क, ये सब मैंने बताया था राज्य सूची में शामिल है। आंसर क्या है, सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये रिपीटेड हो गया, ये फिर 356। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, तो अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन जो है यूनिक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो बाध्यकारी कौन होगा, तो अनुच्छेद 141 में ये बात कही गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से। 352 कहाँ गया भाई, 352, ठीक है, पढ़ा चुका हूं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पे इसका आंसर बताने का, ठीक है, मगर चलो जान ही रहे हैं हम लोग, 330, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है, लोकसभा के प्रति बच्चों उत्तरदायी होती है, ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो अब मंत्रिपरिषद वगैरह तक की बात मैंने बताया है, 52 से लेकर 78 तक में है, ठीक। तो अब 52 से पहले हो गया 29 होगा नहीं, 52 से पहले हो गया 35 होगा नहीं, 78 से ज्यादा हो गया 302 होगा नहीं, बचा क्या, अनुच्छेद 75, ठीक ना। तो आंसर अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है, ठीक ना, बढ़ावा देता है। समझा चुका, पढ़ा चुका बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39A, ठीक ना, अनुच्छेद 39A, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये फिर दोबारा रिपीट हो गया है, 153। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बच्चों ये देखो, चलो खैर मैंने अभी होमवर्क दे रखा था, चलो एक होमवर्क तो तुम लोग का यहीं सॉल्व हो गया, 331, ठीक है। तो 31, 30, 32, ठीक है, 33, इतना मैंने दिया था। भारत में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन की व्यवस्था करता है, ठीक ना। नए राज्य के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे नहीं कंफ्यूज होना है, नए राज्य के गठन की बात भारत में हो, यहाँ नए राज्य के गठन की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम अनुच्छेद 2 देखो कब आंसर देंगे, यहाँ अनुच्छेद 3 है, 2 कब देंगे, जब नए राज्य की
भारत में नए राज्य का शब्द क्या यूज हो, प्रवेश या स्थापना। जब ये प्रवेश या स्थापना शब्द यूज होगा तभी हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 2, अन्यथा नए राज्य के निर्माण वगैरह की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 3 ही आंसर होगा। ठीक है, चलो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ठीक, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत की गई है, तो 124(2) आर्टिकल 124 का क्लास सेकंड। ठीक ना, आर्टिकल 124 का क्लास सेकंड जो है ये बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 114 क्वेश्चन जो है बच्चों टोटल थे। ठीक है, आर्टिकल से, और मैंने इसको यहाँ पे कवर किया, और जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं रोकते हैं, और फिर कल से जो है हम लोग ज्योग्राफी को फिर कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं जो है नया एमसीक्यू जो है वो तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसको कराऊंगा। ठीक, चल, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।